नंदिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवाकर उसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी था कि हमारा ये पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सके, इतनी जगह इसमें है। तब नवीन ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब ये पलस्तर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। मोनिका तो यहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मायके में वो शानदार मकान में रहती थी। कहती है कि इस खंडहर में रहना पड़ेगा। उसको ये शादी के पहले मालूम होता तो वो मुझसे शादी भी नहीं करती। वो सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसके तकाजे को कब तक अनसुना करूं? नंदिता ने बहुत समझाया था कि छोटी बहन नमिता की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। नवीन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा ना ताओ बोल पड़ा, ये आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नमिता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाएंगी आप जाने। नंदिता आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। नवीन इस तरह की बातें कहेगा, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वो भी बिफर उठी थी। तुम नमिता के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पिंड कैसे छुड़ा सकते हो तुम? देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो ये है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। नवीन ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला ही कर लिया था। बोला, बाबूजी ने अंतिम समय हम लोगों को संभालने की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। ये कहकर तो नवीन ने नंदिता के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझाने की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वो चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। उसका दिमाग पुरानी स्मृतियों के झंझावतों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद उसके स्मृति पटल पर उभरने लगी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वो बीए फाइनल में थी। मैरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी वो। परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा न जाने कब उसके कमज़ोर कंधों पर आ पड़ा। वो समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी नंदिता सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरफ ये घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे बरी कर लिया था। नंदिता 3 भाई बहन हैं। नंदिता से छोटा नवीन है और नवीन से छोटी नमिता। नवीन को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। नमिता तो परिवार की लाडली होने का पूरा फ़ायदा उठाती रही। कभी मूड होता तो घर के काम में नंदिता का हाथ बटाती, वरना सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने को व्यस्त रखती। नंदिता जानती थी कि नमिता को आखिर एक दिन पराये घर जाना है। घर के रोज़मर्रा के काम में भी वो रुचि ले, ऐसी कोशिश नंदिता करती रहती थी। पर नमिता ये कहकर उस पर पानी फेर देती
कि अभी तो मुझे आप अपने राज में आज़ाद पंछी की ज़िंदगी जी लेने दो। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख लूंगी। समय अपने आप सब सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता से संभाल रही हैं, वो भी तो समय की ज़रूरत ने ही आपको सिखाया है। नंदिता ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना छोड़ ही दिया था। प्रथम श्रेणी में बीए करने के बाद वो समाज शास्त्र से एमए करके पीएचडी करना चाहती थी, पर सोचा हुआ सब कहाँ से हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर बीए करने के बाद उसको घर बैठा लिया था। बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन तीनों भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। नंदिता पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तब कुल उम्र 25 वर्ष थी उसकी। पिता के दफ्तर वाले ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर नंदिता ने नवीन और नमिता को ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ हैं। उनकी पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। नवीन पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन नंदिता के मन में आया कि अब नवीन की शादी कर दे। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात खटने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू कर दी। छोटे मामा जी की मदद से नवीन की शादी बड़े अफसर की बेटी मोनिका के साथ हो गई। नंदिता ने मोनिका को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गईं। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि नंदिता को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़नी पड़ी। नंदिता को हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोर कर एक दिन उसने मोनिका से कह डाला, मोनिका, मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियाँ तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम तो मैं निपटा ही लूँगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूँगी। नहीं दीदी, मोनिका ने रूखा सा जवाब दिया, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। नवीन के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के काम में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही ये सब किया करते थे। मुझे तो आप बख्श ही दीजिए। इसके बाद तो नंदिता ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था कि उन्होंने भी नंदिता के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है। परिवार भी खानदानी है। आदर्श विचारों के लोग हैं। दहेज की मांग भी नहीं है। नंदिता वहाँ बहुत सुखी रहेगी। मौसा जी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा ही छा गया। नवीन और मोनिका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खिंचती चली गई। ये क्या बात ले बैठे आप भी मौसा जी? नवीन ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी।
दीदी तो इस घर की सब कुछ हैं, वो तो आत्मा है हमारे परिवार की। बाबूजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप गए थे। अभी नमिता की शादी होनी है, हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर चली गई तो इस घर का क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मौसा जी हक्के बक्के थे। मोनिका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला था। वो तैस में आकर बोली थी, दीदी यूं ही सब संभालती रहेंगी, ये विश्वास करके ही तो मैं नवीन के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। वो हमें अधबीच में छोड़कर इस घर से नहीं जाएंगी। ये आप साफ साफ सुन लीजिए मौसा जी। नंदिता को लगा जैसे कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले पहने डंक घुसेड़ दिए हैं और वो चीख भी नहीं पा रही थी। मोनिका की बात ने बुजुर्ग मौसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने, समझ गए कि माटी के पक्के बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वो तुरंत घर से बाहर हो गए। वो जानते थे कि उनकी आंखों की शर्म मर जाती है, जिनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती। ऐसे लोगों को अच्छी नसीहतें देना रेत का घरौंदा बनाने जैसा है। नंदिता भी वहाँ ज़्यादा देर बैठी ना रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज की जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन स्थितियों में नंदिता को काफ़ी दुखी कर दिया। वो चुप चुप रहने लगी। सिर्फ नमिता के साथ ही वो खुलकर बात करती थी। नवीन और मोनिका के साथ उसके संवाद का दायरा काफ़ी सिकुड़ता चला गया था। ज़्यादातर वो अपने कमरे में कैदी सी पड़ी रहने लगी थी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती थी। जब अकेली होती तो खुद से पूछने लगती कि उसके स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या यही प्रतिफल मिलना चाहिए था। नवीन और मोनिका की निष्ठुरता से जूझते हुए भी नंदिता छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वो चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसको पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अच्छी तनख्वाह थी, देखने में भी ठीक ही था। परिवार भी पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 7 साल का अंतर नंदिता की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अमूमन लड़के और लड़की की उम्र में 5-6 साल का अंतर तो आजकल आम बात है। लड़के का नाम था कपिल। एक दिन रविवार को नंदिता ने कपिल को अपने घर चाय पर बुला लिया। उद्देश्य था वो नमिता को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर ले। बाकी बातें तो कपिल के माता पिता से मिलकर उसको स्वयं ही तय करनी है। मौसा जी और मामा जी को भी अपने साथ ले लेगी। नवीन और मोनिका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर नंदिता ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसीलिए दोनों चुप थे। कपिल वक्त का पाबंद निकला। शाम के 5 बजते बजते पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी उसके साथ था। कपिल जी, एक बात पूछूं? नंदिता ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे दफ्तर में खूब आ जा रहे हैं। कोई काम तो वहाँ नहीं अटका है आपका? जी नहीं, कोई काम नहीं अटका, यूं ही आया होऊंगा। आप सरीखा समझदार आदमी किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही चक्कर काटेगा, ये बात मेरे गले उतर नहीं रही।
समझ आने पर आपके गले उतर जाएगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंदिता ने जांच लिया कि लड़का सचमुच तेज है, उसको बातों में भरमाया नहीं जा सकता। इसीलिए बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे ज़रूरी औपचारिकता है लड़का लड़की के बीच सीधा संवाद। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर नमिता से बात करें। जो पूछना हो पूछ ले और जो बताना हो वो बताएं। मैं भला क्यों करूं ये सब पूछताछ नमिता से? कपिल ने शरारती लहजे में कहा। आपको नमिता को अपने लिए चुनना है, इसीलिए नमिता से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? नंदिता पसोपेश में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि कपिल की पहेली को वो समझ नहीं पा रही थी। आपसे ये किसने कह दिया कि नमिता को मुझे अपने लिए चुनना है? कपिल जी, आपको आज ये हो क्या गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं? मेरी बात तो एकदम सीधी सीधी है नंदिता जी। सीधी किस तरह है? मैंने नमिता के बारे में ही तो आज आपको यहाँ बुलाया है। आप ये बेकार का कन्फ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मतलब यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, इसीलिए मैंने कर लिया है। किसका? नंदिता जी का, नमिता जी की बड़ी बहन का। नंदिता को लगा जैसे वो आसमान से गिर पड़ी है। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि कपिल उसके साथ ठिठौली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वो बोली, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपट कर अपनी मांग में सजा लूँ। नमिता मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती। नंदिता की आंखों में आंसू छलछला आए। सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। कपिल ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, नंदिता जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। उसी के खातिर आपके दफ्तर भी जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वो हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना चाहिए था। पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपको कोई सपना नहीं है? सच सच बताइए। नंदिता ने संयत होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर नमिता के सौभाग्य को अपने सपने पर कुर्बान करने के लिए मैं ना तो कल तैयार थी और ना आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ न कुछ देती ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं। ये मुझसे कभी नहीं होगा। आप जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्दी ही दुल्हनियाँ लेकर जाएंगे। कपिल ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा, मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। जरूर होगा। इस घर से एक दिन 2 दूल्हे 2 दुल्हनियाँ लेकर ही विदा होंगे। नंदिता जैसे सोते से जाग उठी।
पूछा, और वो दूसरा लड़का ये रहा साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए कपिल ने जवाब दिया। और इन दोनों को किसी कमरे में जाकर आपस में पूछ परख करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले ही। पर ये है कौन? परिचय तो दीजिए इनका। अचानक नमिता ड्राइंग रूम में आई। वो पास के कमरे में नंदिता और कपिल की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय, नमिता बोली। दीदी, इनका नाम विकास है और ये कपिल जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं। मेल जोल अब भी है। हम दोनों ने साथ साथ जीवन का सफ़र तय करने का बहुत पहले फैसला कर लिया था। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे तो बताती, मैं तेरी दुश्मन थोड़े ही हूँ। नंदिता ने नमिता को अपने पास सोफे पर बिठाकर बताते हुए कहा, आप वैसे भी इन दिनों काफ़ी परेशान रहती हैं दीदी। मैं विकास और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे ये बात छिपाने की गलती की है, मुझे माफ़ कर दो दीदी। इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहना। तूने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया है। विकास जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना था वो नमिता कह चुकी है। नंदिता जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए, विकास बोला। कपिल जी ने ठीक ही कहा है, इस घर से जल्दी ही 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर नंदिता ने नमिता को गले लगा लिया। आज बरसों बाद नंदिता की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछलाए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से इतनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे पहली बार हुआ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।